अब अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेजर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कि फेजर होता क्या है। ठीक है, तो फेजर को समझने के लिए अपने को सबसे पहले पता होना चाहिए फेज क्या होता है। ठीक है, अब अपन फेज है वो किसी का भी बोल लेंगे, या तो कॉइल का बोल लेंगे या वाइंडिंग का बोल लेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था कॉइल और वाइंडिंग या तो स्टेशनरी होती है या रोटेटिंग होती है। ठीक है, तो कॉइल या फिर वाइंडिंग किसी को भी एक का अपन बात करेंगे। ठीक है, और बेसिकली जब अपन फेजर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो तब अपन कॉइल या वाइंडिंग की पोजीशंस की बात करते हैं। ठीक है, अपन क्या मानते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। ठीक है, वहाँ पे अपने पास दो प्लेन्स होते थे, दो एक्सिस होती थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। उन्हीं के ही रिस्पेक्ट में अपने को कोई भी पॉइंट लगाना होता था उस प्लेन के अंदर। ठीक है, जैसे 3,4 दिया है तो 3 रिप्रेजेंट करेगा एक्स एक्सिस को, 4 रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस को। ठीक है, तो अपन 3.4 वो पॉइंट लगा देते थे और कह देते थे ये एक्स और वाई के यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, ये दोनों पॉइंट है ना, इस कॉमन पॉइंट पे ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अपन ने वो दोनों पॉइंट किसके रेफरेंस में बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि अपन को यदि पोजीशन बतानी है कॉइल की या वाइंडिंग की, भाई जो मूव करेगा उसी की अपन पोजीशन बताएंगे, क्योंकि वो मूव करेगा तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगा। लेकिन वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, पर कोई चीज़ चेंज कब होती है, जब अपन किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज़ टॉल, तो वो टॉल क्यों है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने एक रेफरेंस लिमिट सेट करी हुई है कि भाई 6 फीट है। ठीक है, 6 फीट या 6 फीट से ऊपर है तो वो मेरे लिए टॉल हो गया। ठीक है, मैंने अपनी लिमिट सेट की हुई है, 6 फीट से कम है तो वो मेरे लिए शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो अपन किसी के रेफरेंस में लेके किसी को कोई बात बोलते हैं ना, टॉल बोले या शॉर्ट बोले, ठीक है, किसी के रेफरेंस में लेके बोलते हैं। वैसे ही अपन यहाँ पे जब अपन फेज या फेजर की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं कॉइल और वाइंडिंग के पोजीशन की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फेज की डेफिनेशन क्या होती है। देखो फेज की डेफिनेशन क्या बोली है, द पोजीशन ऑफ कॉइल और वाइंडिंग विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, कॉइल या वाइंडिंग की पोजीशन है वो रेफरेंस एक्सिस की पोजीशन, मतलब रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में किस पोजीशन पे है वो अपने को उसका क्या बताएगा, फेज बताएगा। तो चलो एक ड्रॉ करते हैं अपन। ये मैं स्टेटर बना लिया। ठीक है, ये मैंने कॉइल रख दी यहाँ पे। ये कॉइल हो भी सकती है, मतलब ये कॉइल भी हो सकता है और कंडक्टर भी हो सकता है। मैं ऐसे रख लेती हूँ, आसानी रहेगी समझने को। ठीक है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये कॉइल या कंडक्टर है। ठीक है, मैं मान लेती हूँ ये एक रेफरेंस एक्सिस है, इसको मैं मान लेती हूँ ये एक रेफरेंस एक्सिस है। ठीक है, अब जैसे ही क्या होगा, मैं इस कॉइल को प्राइम मूवर की हेल्प से रोटेट करूंगी तो ये घूमना स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 ये घूमना स्टार्ट करेगा, ये घूमेगा। ठीक है, ये घूमेगा तो ये जो अपनी रेफरेंस एक्सिस है इसके अकॉर्डिंग क्या हो, ये घूम रहा है तो ये रेफरेंस एक्सिस के क्या करेगा, रेफरेंस एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाएगा, कोई एंगल। जैसे मान लो ये अब यहाँ आ गया और ये मेरी रेफरेंस एक्सिस है तो इसने एंगल थीटा यहाँ बना लिया। फिर मान लो ये यहाँ आ गया तो इसने मेरी रेफरेंस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना लिया। अब मान लो ये यहाँ आ गया, है ना, यहाँ आ गया, इसने मेरी रेफरेंस एक्सिस के साथ फिर थीटा एंगल बना लिया। ऐसे घूमते 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 ये रेफरेंस एक्सिस के साथ क्या करेगा, ऐसे करके एंगल बनाता रहेगा। ठीक है, तो ये घूमता रहेगा ना तो इसकी कुछ एंगुलर स्पीड आएगी और ये रेफरेंस एक्सिस के साथ अपनी पोजीशन बदलता रहेगा। तो जिस पोजीशन पे ये बदलता रहेगा अपने आप को, ठीक है, जो पोजीशन चेंज होएगी इसकी, वो इसकी क्या कहलाएगी, फेज कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इस पोजीशन में आ गया और इसने रेफरेंस एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया है, तो ठीक है, तो इस कॉइल का यही क्या होगा, इसका फेज होगा। ठीक है, द पोजीशन चेंज होगा तो वही जो पोजीशन चेंज होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वो उसका फेज कहलाएगा। ठीक है, वैसे अपन अब 3 फेज की वाइंडिंग बना लेते हैं। देखो ये एक 3 फेज की वाइंडिंग है, इसको मैंने बोल दिया ए डैश, ये हो गया अपना बी डैश,
और ये हो गया अपना सी सी डैश। 3 वाइंडिंग्स है, ए डैश, बी डैश, सी डैश। तो जब अपन इनको घुमाएंगे तो ए डैश रेफरेंस एक्सिस के साथ जिस पोजीशन पे एंगल बनाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, उसका फेस कहलाएगा। सी के ये चीज समझ में आई, फेस क्या होता है, फेस समझ में आया सबको, फेस क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको इसकी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन भी बता दी। रेफरेंस एक्सिस के साथ जो पोजीशन बन रही है उसको अपन इसका क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई अपने को। अपन ने सिंगल फेज का भी देख लिया, ये अपना सिंगल फेज जनरेटर है, सिंगल फेज जनरेटर। और ये मेरा हो गया 3 फेज जनरेटर। इसमें कॉइल का नाम बोल देती हूं मैं वाई डैश। इसमें कॉइल का नाम क्या है, ए डैश, बी डैश, सी डैश, ठीक है। अपनी ये चीज हो गई। अब देखो, अब एक और चीज है जो अपने को समझनी है कि यदि फेस चलो हर बार चेंज हो रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए अपन को, ये बात तो समझ में आ गई कि जब जब रेफरेंस एक्सिस के साथ पोजीशन बदलेगी वो उसका फेस कहलाएगा। अब मान लो मेरे पास 2 क्वांटिटी है, मान लो मेरे पास 2 ही क्वांटिटी है, करंट I1 करंट I2, ठीक है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है। द पॉइंट दैट वी मस्ट बी नोट इज, जो हम नोट करेंगे वो ये है कि फेज डिफरेंस, अब क्या होगा कि फेज डिफरेंस क्या होता है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, पहले अपन वो नोट पॉइंट की बात कर लेते हैं कि यदि 2 क्वांटिटी है, एग्जाम्पल अभी मैंने जो बोला I1 और I2 मेरे पास 2 क्वांटिटी है, ठीक है, यदि उनके बीच उन दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है तो ही अपन आगे बात करेंगे। यदि उनकी फ्रिक्वेंसी सेम नहीं है तो फिर अपन उनके बारे में आगे बात नहीं करेंगे इन फेजर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। यदि I1 की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो I2 की भी 50 है तो बात होगी आगे, वरना बात ही नहीं होगी, वहीं फुल स्टॉप, ठीक है। I1 की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, I2 की 60 है तो बात करेंगे, नहीं तो वहीं पे फुल स्टॉप, ठीक है। तो क्या कहता है अपना फेज डिफरेंस। अब अपन नया टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर, ये तो फेज हो गया, अब फेज डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। फेज डिफरेंस ये बोलता है कि यदि मेरे पास 2 क्वांटिटी है और दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सेम है, तो उनका जो मैक्सिमम पॉइंट है और जो मिनिमम पॉइंट है वो यदि सेम पॉइंट पे आया है, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट उनका सेम पॉइंट पे आया है, तो मैं बोलूँगी उनके बीच में कुछ तो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। तो उनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। अब वो फेज डिफरेंस कितना भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 120, 180, 60, 90, 30, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी रह सकता है वो फेज डिफरेंस। अब अपन ये देखते हैं कि मैम सेम फ्रिक्वेंसी क्यों बोल रही है, डिफरेंट फ्रिक्वेंसी भी तो हो सकती है ना। तो अब अपन ये पूरी बात देख लेते हैं। मैंने तो आपको एक हिंट दे दिया कि फेज डिफरेंस क्या रहता है, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं कि फेज डिफरेंस के बारे में मैं क्या बात करती हूँ आपसे, ठीक है। अब अपन फेज डिफरेंस देख लेते हैं पहले, फिर अपन आगे बात करते हैं एक बार जरा इस चीज़ के बारे में और बात करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई अपनी, चलो अब आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं फेज डिफरेंस की, ठीक है। मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिस मतलब नोट करने को ये बात बोली थी कि अपन फेज डिफरेंस में सेम फ्रिक्वेंसी की बात करेंगे 2 क्वांटिटीज की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 तरह के केस बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला केस ये हो गया कि 2 क्वांटिटीज मेरे पास I1 I2 ले लो, V1 V2 ले लो, P1 P2 ले लो, ठीक है, आपके ऊपर है, ठीक। मान लो मैंने 2 क्वांटिटीज ले ली, I1 I2 ले ली, ठीक है। यदि जो I1 I2 है उनकी सेम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, सेम फ्रिक्वेंसी है, और फिर क्या हो रहा है कि वो जो चल रहे हैं, ठीक है, उन्होंने चलना स्टार्ट किया, उनका मैक्सिमम और जो मिनिमम पॉइंट है वो सेम आया, मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट क्या आया, सेम आया, सेम ही इंस्टेंट पे आया, तो अपन बोलेंगे कि उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। और उसी जगह पे 2 क्वांटिटीज है जिनकी सेम फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, लेकिन उनने जो अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो अटेन करी है जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम और जो मिनिमम पॉइंट है वो उनको डिफरेंट इंस्टेंट पे मिला है, तब अपन बोलेंगे उनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज समझ में आई, फेज डिफरेंस नहीं कब होगा, फेज डिफरेंस कब होगा, ठीक है। तो उनके बीच में फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अपने को 2 बात ध्यान रखनी है कि भाई सेम फ्रिक्वेंसी तो याद रखनी है, दूसरा यदि 2 क्वांटिटीज उन्होंने चलना स्टार्ट किया है और चल के उन्होंने अपनी मैक्सिमम और मिनिमम फ्रिक्वेंसी सेम पॉइंट पे अटेन की,
तो फेज डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन उन्होंने डिफरेंट इंस्टेंट पे अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन करी, तो हम बोलेंगे उनके बीच में क्या होगा, फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अब इसको अपन ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखो, आप मैं आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से बताती हूं। ये देखो, ठीक है, मैं I1 और I2 का ग्राफ बना रही हूं, ठीक। वही साइनोसोडल अपना वेव बनेगा, साइनोसोडल वेव बनी, ये मेरी हो गई I1, ठीक है। अब मेरी दूसरी वेव, ये हो गई, ये अपन मान लेते हैं ये हो सकता है ओमेगा टी या टी या थीटा, ठीक है। और ये मेरी हो गई I2 की, ठीक। इसकी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आएगी, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आएगी, दोनों की, है ना। इन दोनों की सेम पॉइंट पे आ रही है। वैसे ही यहां पे देखो नेगेटिव के अंदर, यहां भी यही आ रही है। इनकी 0 पॉइंट भी सेम पॉइंट पे ही है। ये 0 पॉइंट्स होते हैं। 0 पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जब अपना जो कर्व है वो अपने एक्स एक्सिस को कट करता है, उसको अपन जीरो क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं, या जीरो पॉइंट बोलते हैं, या क्रॉस ओवर पॉइंट बोलते हैं। तो ये अपना वो पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी एक और 0 पॉइंट होगा यदि ग्राफ आगे ऐसे बढ़ रहा है तो, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, अपन ने क्या बात बोली थी कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, मान लेते 50 हर्ट्ज है, ठीक है। अब दोनों ने चलना स्टार्ट किया और दोनों ने अपनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम इंस्टेंट पे ही अटेन करी है। यहां पे करी है, दोनों का सेम इंस्टेंट है भाई। साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, π/2, है ना। तो दोनों ने इसी पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन करी है अपनी, ठीक है। तो क्या इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा, और फिर उनका जो 0 पॉइंट है वो भी सेम है, तो क्या इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस होगा, नो, दे बोथ हैव 0 फेज डिफरेंस। कोई फेज डिफरेंस इनके बीच में नहीं है। समझ में आया फेज डिफरेंस कब है, कब नहीं होता है, कब होता है। अब अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। वही ये अपना I1 और ये अपना I2, ठीक है। ये अपना एक्सिस है ओमेगा टी, थीटा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा साइन के साथ में क्या है, ठीक है। अब मैं बनाती हूं, एक वेव तो मेरी ये रही, ठीक है, और मेरी दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं इसको बोल देती हूं ये मेरा I1 है, इसको बोल देती हूं ये मेरा I2 है, और दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है ना, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब अपन देखते हैं दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, इसमें भी थी, क्या इनका 0 क्रॉसओवर पॉइंट सेम है, नहीं। इसका तो ये रहा 0 क्रॉसओवर पॉइंट, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ये भी बात हो गई भाई, ठीक है। अब क्या इनका मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट सेम जगह है, नहीं। इस वाले कर्व का मैक्सिमम पॉइंट तो यहां आएगा और इस वाले कर्व का मैक्सिमम पॉइंट तो यहां आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा, फेज डिफरेंस आएगा इसके अंदर में, ठीक है, दोनों के, क्योंकि ना तो 0 पॉइंट सेम है, ना इनके क्रॉसओवर पॉइंट सेम है, और ना ही इनका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो अटेन हो रही है वो सेम इंस्टेंट पे हो रही है। इसका मतलब ये यहां पे इसका हो रहा है मैक्सिमम पॉइंट, ये इसका मैक्सिमम पॉइंट हो रहा है, इसका मतलब ये इनका क्या है, फेज डिफरेंस, जिसे अपन फाई से डिनोट करते हैं फेज डिफरेंस को, ठीक है। वैसे ही यहां पे देखो आप, इसका ये रहा, ये भी यहां, तो ये भी इनका फेज डिफरेंस हो गया, है ना, ये इनके क्या हो गए, फेज डिफरेंस हो गए। कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आई सबको, आसान है ये तो, ठीक है। ये वही 0, ये पाए, ये 2 पाए, ये अपना π/2 होता है ना, ये भी अपना 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये π/2 है, ठीक है। मैंने आपको बहुत सिंपल वे में फेज डिफरेंस और फेज का मतलब बताया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आसान है ना, ये चीज क्लियर हुई अपने को, क्योंकि
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यदि अपन जब एसी सर्किट्स की बात करेंगे तो, क्योंकि अपन ने डीसी सर्किट में तो क्या किया था, कांस्टेंट डीसी वोल्टेज लेते हैं तो उसके अंदर ये सब पंगे नहीं होते, ये कुछ भी नहीं होता उसमें ऐसा, ठीक है। लेकिन जब एसी की बात करते हैं वो हर इंस्टेंट पे अपने आप को बदलता है, ऑल्टरनेटिंग ग्राफ है तो इसलिए चीजें भी बहुत आती है। अपन ने वहां पे आर एल सी सब पढ़ लिए थे, ओम्स लॉ लगा लिया, सब कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी ओम्स लॉ लगा लेंगे अपन एसी सर्किट के लिए भी, लेकिन फिर कुछ कंडीशंस अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे ही अपन ने वहां पे जो बिहेवियर देखा था ना, आर एल सी क्या होता है, इनके फॉर्मुलेस क्या होते हैं, एनर्जी कैसे स्टोर करते, क्या करते, वैसे ही पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। अभी अपन पढ़ेंगे आर एल सी, भाई जब साइनोसोडल वेव आएगी तो रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है, साइनोसोडल वेव आएगी तो एल कैसे बिहेव करता है, साइनोसोडल वेव आएगी तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। उसके लिए अपने को फेज मालूम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब अपन से फेज डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज पावर की, ठीक है, पावर की बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो चले अपन आगे, ये चीज अपनी क्लियर हुई, तो आगे पढ़ते हैं अब अपन। चलो अब फेजर देखते हैं, ठीक है, कि फेजर क्या होता है। फेजर क्या है, सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देखते हैं। फेजर क्या है, अ लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एज अ वेक्टर, ठीक है। अपन ने देखा था ना वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। इसका मतलब फेजर भी क्या है, एक तरह से एक लाइन शो करेगा, मतलब किसी भी क्वांटिटी का फेजर कैसे होगा, लाइंस होगी, जो उस लाइन की जो लेंथ है वो तो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी, और उसका जो एरर है वो उसकी क्या बताएगी, डायरेक्शन। ये चीज समझ में आई, ठीक है। इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, वेक्टर भी अपन ऐसे ही शो करते थे, वेक्टर ऐसे करते थे ना अपन शो, तो फेजर को भी इसी तरह से शो करेंगे। लिखा है ऊपर, अ लाइन यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज तो चलो समझ में आ गई अपने को कि क्या बोल रहा है, कि फेजर क्या होता है, ये चीज समझ में आई अपने को, ठीक है। अब देखो यहां पे अपने को कुछ बातें याद रखनी है। जैसे क्या बात याद रखनी, मैं आपको बताती हूं। ये अपनी क्या होती है, रेफरेंस एक्सिस, ठीक है। इस रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही अपन सारे फेजर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। भाई एक रेफरेंस तो होना चाहिए ना अपने पास, जिसके अक्रॉस अपन लाइंस को ड्रॉ करेंगे, वरना हवा में थोड़ी अपन लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो अपने पास एक रेफरेंस एक्सिस होनी चाहिए। अब एक एग्जांपल लेती हूं मैं आपके लिए, जैसे I इक्वल टू हो गया IM1 साइन ओमेगा टी, IM1 साइन ओमेगा टी हो गया, और ये इसका ग्राफ हो गया। यहां बना देती हूं मैं, ये अपना ग्राफ हो गया, ओमेगा टी एक्सिस है, ठीक है। ये अपना I हो गया, ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे देगा, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, IM1, ठीक है, ओके। अब ये रेफरेंस एक्सिस है, रेफरेंस एक्सिस है, इसमें भी यहां पे ओरिजिन होता है, ये मैंने बोला ये ओरिजिन है। अब देखो आप, यदि अपन इसको देखें, ये तो ऑलरेडी अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो है, ठीक है। इसमें कहीं कुछ फेज या कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, कहीं कुछ नहीं दे रखा अपने को बस एक ये इक्वेशन दे रखी है, I इक्वल टू IM1 साइन ओमेगा टी। तो मैं इसको ड्रॉ करने के लिए क्या मानती हूं कि ये जो मेरी वेव है, ये सेम फेज में है मेरे रेफरेंस एक्सिस से, सेम फेज विद रेफरेंस एक्सिस, सेम फेज विद रेफरेंस एक्सिस, मेरे रेफरेंस एक्सिस से सेम फेज में है। इसका मतलब कोई फेज डिफरेंस है ही नहीं इसका रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या कर सकती हूं, ये ओरिजिन है, यहां से एक सीधी लाइन खींच देती हूं, ये हो गया मेरा रेफरेंस एक्सिस। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, IM1, और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ये ओरिजिन से चला ही है, और कोई एंगल नहीं बना रहा, कुछ एंगल नहीं है ना यहाँ पे। इसका मतलब ये कितनी है, 0 डिग्री, 0 डिग्री है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ठीक। और ये 0 डिग्री है, ये जो लाइन है ये तो इसका क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, और ये जो है ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो यदि मैं यहां पे प्लस माइनस कुछ भी लगाऊंगी, ठीक है, इस एंगल में
कुछ भी लगाऊंगी प्लस माइनस, तो वो ही क्या रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में क्या बताएगा, कुछ चेंज बताएगा, कितना ऊपर कितना नीचे होगा। ठीक है, यदि अपने पास यहाँ पे प्लस माइनस में कुछ भी होता है, ठीक है, तो ये अपना जो ये एरो ये ऊपर नीचे होगा। ठीक है, यदि अपन एक्सिस के ऊपर की बात करते हैं तो अपनी यहाँ पे कैसी रहती है, पॉजिटिव एंगल्स। कैसी रहती है, पॉजिटिव एंगल, जैसे +30, +60, +45, +90, +135, ये रहेंगी सारी प्लस वाली। ठीक है, यदि मैं इस एक्सिस से नीचे की बात करूं तो यहां पे मेरी कैसी एंगल होती है, नेगेटिव एंगल्स, जैसे -45, -30, -90, ये सब। ठीक है, और ये अपना एरो क्या होता है, अकॉर्डिंगली ऊपर हो जाता है या फिर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अपन जब पॉजिटिव एंगल बनाते हैं और जब अपन इधर चलते हैं तो ये अपना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जब अपन नीचे चलते हैं तो ये अपनी रहती है क्लॉकवाइज। ठीक है, ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब यही चीज को ध्यान में रख के, ठीक है, अब अपने को फेजर्स बनाने हैं। ये चीज समझ में आई और अच्छे से क्लियर होगी। एक एग्जांपल और कर लेते हैं अपन। मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है V1 = VM1 sin ωt प्लस एल्फा। ये मुझे अब इक्वेशन दे रखी है एक। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया अपने को ये चीज और अच्छे से क्लियर होने के लिए। अभी तो मैंने यहाँ पे 0 एंगल लिया था, कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्या माना था कि ये जो इक्वेशन है ये मेरी अब रेफरेंस एक्सिस के साथ क्या है, सेम फेस के अंदर है। लेकिन क्या अब एंगल यहाँ पे 0 है, नहीं। इसका मतलब अब मेरा जो ये इक्वेशन है ये रेफरेंस एक्सिस के साथ तो सेम फेज में नहीं है, कुछ तो फेज बना रहा है। और कितना फेज बना रहा है, एल्फा एंगल कुछ चेंज हुआ है। तो ड्रॉ करें एक बार अपन, एक बार पहले इसकी वो बना देख लेते हैं, इसकी वेवफॉर्म क्या दे रखी है भाई मुझे। ठीक है, ये इसकी वेवफॉर्म दे रखी है। ठीक है, ये मेरा है V1, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी जिसे अपन बोलेंगे VM1। ठीक है, ठीक है, ये मेरा है पाई, ये मेरा है 2 पाई, ये मेरा है π/2। ठीक है, ये मेरा है π/2 इधर पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, आपको इतना अच्छे से दिखेगा नहीं है, बड़ा बड़ा बना देती हूँ। ठीक है, ये ωt हो गया। अब अपना ये अपना हो गया V1। अब सब क्लियर होगा। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई। ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, VM1 है ना, यही मेरी मैक्सिमम वैल्यू VM1। ठीक है, और ये मेरा एंगल हो गया एल्फा। ठीक है, यही उसने चेंज बोला है यहाँ पे, एल्फा। ठीक है, अब इसका फेजर बनाते हैं। फर्स्ट ड्रॉ क्या करेंगे अपन, रेफरेंस लाइन। मैंने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब ये फेज में नहीं है रेफरेंस एक्सिस के साथ। ठीक है, ये मेरा ओरिजिन हो गया। अब बनाते हैं। कैसा एंगल है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। इसका मतलब अपने को रेफरेंस एक्सिस के ऊपर की बात करनी है ना, ऊपर से बात करनी है। अब अपन एंगल कैसे लेते थे, इस तरह से लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे अपन, है ना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे। और कितनी एंगल लेंगे, एल्फा एंगल लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मेरा जो ये एरो बनेगा, ये एरो इस रेफरेंस एक्सिस से, ये वाला जो एरो बनेगा वो क्या बनेगा, इस रेफरेंस एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा, एल्फा। ठीक है, ये मेरा पहले एरो ऐसे था जब एल्फा एंगल नहीं थी। जैसे ये एल्फा एंगल आई, ये उठ के एल्फा एंगल ऊपर हो गया, ये हो गया ऊपर, ये बना ली एल्फा एंगल। ठीक है, ये मैं हटा देती हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होएगा जब बाद में पढ़ोगे, जब अभी तो सब याद रहता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, VM1, और एंगल कितनी हो गई, एल्फा। कोई दिक्कत, ठीक है, ठीक है। ये π/2 है, ये तो मैंने एक साइन
साइन वाले ग्राफ के लिए लिख दिया था कि मैक्सिमम वैल्यू π/2 पे आती है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आएगी इस इंस्टेंट पे? ये तो π/2 है, इसमें अल्फा जोड़ना पड़ेगा, ये प्लस अल्फा, ठीक है, और ये भी क्या कितना हो जाएगा प्लस अल्फा, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा प्लस अल्फा। ठीक, ये चीज समझ में आई? ये अपन एक पॉजिटिव एंगल के लिए कर लिया। अब अपन एक और के लिए कर लेते हैं, एक और ड्रॉ कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन बनाते हैं V2 दे रखा है मुझे, क्या लें, Vm2 ले लेते हैं, Vm2 साइन ओमेगा टी माइनस बीटा, ये ले लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, बड़ा आसान सा दिख रहा है ये तो। अपनी मैग्नीट्यूड कितना आएगा Vm2। ठीक है, अब देखो अपन इसको बनाते हैं पहले। ये तो अपनी होगी रेफरेंस एक्सिस, ठीक है, ये मान लेती हूँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन। ठीक है, इसकी वेव फॉर्म बना लेते हैं अपन, इसकी वेव फॉर्म ऐसे होगी, ओमेगा टी, ये इसकी वेव फॉर्म है। ठीक है, ये अपना V2 हो गया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये रही, ये हो गया अपना Vm2, ये अपना बीटा रहेगा, ये वही अपना π/2, ये अपना पाई, ये अपना 2π। ठीक है, अब देखो, अब आप यहां पे इसको देखें अपन तो आपको नहीं लगता मैंने यहां पे कुछ गड़बड़ की है? इसको देख के कुछ गड़बड़ लग रही है। देखो क्या है गड़बड़, मैंने जान करके गड़बड़ छोड़ी है। आपको प्लस माइनस करना बताया, क्योंकि अब अपने आने वाले 2 चैप्टर्स के बाद में ऐसी ही वेव बनाएंगे अपन कि सर्किट के अंदर एसी सर्किट गया है तो पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या बात कर रहे हैं, नेगेटिव साइकिल के लिए क्या बात कर रहे हैं। क्या मैंने गड़बड़ नहीं करी? आप खुद देखो, जब इस पूरे की वैल्यू पाई है, पूरे की वैल्यू पाई है, ठीक है, अपन पूरे की बात करते हैं, पूरे की वैल्यू पाई है, इतनी सी मैं अल्फा बोल रही हूं, तो ये क्या पाई प्लस अल्फा होगा? पाई माइनस अल्फा होगा ये। ठीक है, वो मैंने जान करके छोड़ा था कि मेरे को लगा था जब अपन पढ़ते रहेंगे तो अपने को ध्यान में आएगा, हाँ यार एक गड़बड़ छोड़ दी मैम ने, है ना। वैसे ये कितना हो जाएगा π/2 माइनस अल्फा, और ये भी अपना क्या हो जाएगा माइनस अल्फा। ठीक है, अब वैसे ही चलो इसका नाम लिखते हैं। अब इसका बताइए, इसका क्या होगा? ये π/2 है, इसके अंदर ये बीटा जोड़ेंगे तो ये π/2 प्लस बीटा बनेगा, और ये पाई है पूरा, इसके अंदर बीटा जुड़ेगा तो पाई प्लस बीटा, फिर ये पूरा 2π है, इसके अंदर बीटा जोड़ेगा तो 2π प्लस बीटा। ये चीज समझ में आई? ठीक है, हाँ जी, ये ओरिजिन से ये रेफरेंस एक्सिस है। अब देखो, अब अपना एंगल कैसा है माइनस बीटा, इसका मतलब अपन कहाँ जाएंगे, इस एक्सिस के नीचे। इस एक्सिस के नीचे जाते हैं तो अपनी एंगल की डायरेक्शन कैसी होती है, क्लॉकवाइज, ऐसी होगी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसका मतलब अपना जब 0 एंगल था तो अपना एरो यहां पे था। अब जैसे ही मेरा माइनस बीटा एंगल हुआ तो ये मेरा एरो कहां चला जाएगा, नीचे, नीचे चल जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा Vm2, और एरो का डायरेक्शन क्या होगा, ये ऐसा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? 3 बातें अपने को समझ में आई अच्छे से। अपन ने क्या करा, फेजर देखा। फेजर क्या होता है, फेजर भी एक तरह से अपनी जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है उनको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसकी डायरेक्शन होगी। तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल से ये बात को एक्सप्लेन कर दिया। सबसे पहले मैंने लिया I = Im sin ओमेगा टी। ठीक है, फिर इसको आपको रेफरेंस एक्सिस के रेस्पेक्ट में ड्रॉ करके बताया। फिर मैंने लिया V1 = Vm1 sin ओमेगा टी प्लस बीटा प्लस अल्फा लिया, जहां पे अल्फा क्या था, अपना फेज डिफरेंस था, पॉजिटिव साइन था, तो अपन एक्सिस के ऊपर रहेंगे और अपनी एंगल कैसे जाती है, एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैंने लिया V2 = Vm2 sin ओमेगा टी माइनस बीटा है, तो इसका मतलब अपन रेफरेंस एक्सिस के नीचे में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और अपनी एंगल की डायरेक्शन क्या होती है यहाँ पे, क्लॉकवाइज, और एरो की जो लेंथ है वो क्या बताएगी, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है,
अब अपन क्या सीखते, ये चीज तो समझ में आई अपने को, ये तो था छोटा छोटा सा रेफरेंस, ये चीजें और ऐसे क्लियर होगी। अभी तक तो क्या है अपने को, हाँ समझ में आ गई, ये ऐसे बनाया ऐसे बनाया ऐसे बनाया, जब तक क्वेश्चन या एग्जाम्पल नहीं करेंगे अपने को ये फेजर ड्रॉ करना नहीं आएगा। ठीक है, ये बड़ा आसान सा है, लेकिन तब जब अपने को ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिए, अपन को एग्जाम्पल करते हैं तो अपने को समझ में आएगा कि कब अपना इस एक्सेस के नीचे बनेगा, कब अपना इस एक्सेस के ऊपर बनेगा रेफरेंस। ठीक है, फेजर में। अब चलो आगे अपन इसका एडिशन करते हैं। तो मैं वैसे ही 3-4 क्वांटिटीज ले लूंगी, उनको आपको फेज ड्रॉ करना बताऊंगी और बताऊंगी कि क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन वो करते हैं। तो अपन फेजर एडिशन देखते हैं साइनोसोडल क्वांटिटीज का। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जो काम आएगा अपने यहाँ पे। ठीक है, अपन ने सुना होगा यदि अपने को किसी का रिजल्टेंट निकालना होता है, या तो अपने पास वो रहता है ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, है ना, दोनों लॉज रहते हैं अपने को। फिर अपन कैसे करते हैं, उसमें वेक्टर को ऐसे एंगल पे लगा देते हैं, फिर उसके दो कंपोनेंट लेते हैं, एक वर्टिकल लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लेते हैं, फिर उनको रिजॉल्व करते हैं, सेम कंपोनेंट्स को तो ऐड कर देते हैं और जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं। आई मीन वर्टिकल कंपोनेंट्स को, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर देते हैं, सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को एक साथ ऐड कर देते हैं, और उनका रिजल्टेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर। और उनका एंगल कैसे निकलता है, tan इनवर्स में वर्टिकल कंपोनेंट का जो अपना पूरा मैग्नीट्यूड रहेगा डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड रहेगा, वो यही करते थे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक में, है ना, यही करते थे। तो देखते हैं कैसे करते थे अपन ये रेफरेंस एक्सिस लेते थे। आपने वो चीज फिजिक्स में भी देखी थी, मैथ्स में भी देखी थी, है ना। मैं बस यहाँ पे क्विक रिकैप करा देती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक वेक्टर है जो रेफरेंस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और इसका नाम मैंने बोल दिया r। ठीक है, तो अब देखो इस थीटा कंपोनेंट, इस थीटा के दो मतलब ये जो r है वेक्टर, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो अपनी रेफरेंस एक्सिस पे ही होगी, तो ये एक कंपोनेंट तो ये बनेगा, एक कंपोनेंट ये बनेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है, cos थीटा, है ना, और वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, ये अपना r। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या कंट्रीब्यूट करता है, sin थीटा। ये अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये क्या रहेगा अपना r sin थीटा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब अपन इसका रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, क्या रहेगा इसका रिजल्टेंट, वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, और अपना थीटा एंगल क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये रहता है, यही दिखा था अपन ने, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, ऐसे ही करते थे अपन, रिजॉल्व करते थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग, वर्टिकल अलग, जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिख रहे हैं उनको एक साथ सॉल्व कर दो, जितने वर्टिकल कंपोनेंट दिख रहे हैं उनको एक साथ सॉल्व कर दिया, यही करते थे। ये चीज समझ में आई। ठीक है, अब मैं आपको एडिशन साइनोसोडल क्वांटिटीज का करके दिखाती हूँ कि किस तरह से अपन रिजॉल्व करेंगे, कैसे अपने वैल्यूज आएगी। ठीक है, सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, ये याद रखनी है कि जितनी भी क्वांटिटीज अपने को गिवन हो, 4 दी हो, 5 दी हो, 7 दी हो, 8 दी हो, 10 दी हो, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज दी हो, सबसे पहले यू हैव टू चेक दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी और नॉट। If they don't have same frequency, then we can't be able to add them and we can't be able to draw their phasor diagram. ठीक है, फर्स्ट वी नीड टू चेक वो सेम फ्रीक्वेंसी के है कि नहीं। सेम फ्रीक्वेंसी की है तो आगे बात करेंगे, वरना आगे बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है फेज डिफरेंस, फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए जितनी भी क्वांटिटीज अपने लिए उनकी। ठीक है, अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या करने वाले हैं अपन। ठीक है, अब अपन एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं अपन V1 अपन ले लेते हैं 100 sin 314t। V2 ले लेते हैं
V2 हो जाएगा अपना 150 साइन 314t प्लस 30। V3 ले लेते हैं 175 साइन 314t माइनस 45 और V4 ले लेते हैं 125 कॉस 314t। ठीक है, सबसे अब ये अपन ने चारों इक्वेशन देख ली। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने लिए क्या होगी, सबसे पहले देखना कि सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है कि नहीं। ठीक है, साइन साइन साइन, ये अपना क्या है कॉस, इसको भी इनकी फ्रिक्वेंसी का बना दे। ठीक है, साइन और कॉस में कितना डिफरेंस रहता है, π/2 का, है ना। π/2 का डिफरेंस होता है मतलब 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे अपनी डिग्रीज में एंगल है ना, 90 डिग्री का होता है। तो इस इक्वेशन को वापस से रीराइट कर लेते हैं। वापस से इस इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। V4 इक्वल टू 125 साइन 314t प्लस 90। अब सारे सेम फ्रिक्वेंसी में आ गए। ठीक है, अब आप सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस बनाते हैं। पहला स्टेप तो अपना क्या हो गया, ड्रॉ रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, यहां पे ऐसा करते 0 लिख देते हैं। रेफरेंस एक्सिस बनाते हैं, ये बना दिया रेफरेंस एक्सिस। पहली इक्वेशन क्या है V1 की, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 100 और इसके अंदर रेफरेंस एक्सिस के साथ ये कोई एंगल बना रहा है नहीं, तो ये अपना क्या होगा स्लांट लाइन जो 0 डिग्री बना रही है रेफरेंस एक्सिस के साथ और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 100। ठीक है, फिर देखते हैं दूसरा V2। V2 क्या है, ये अपनी V1 की लाइन है। V2 क्या है अपना, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 150 और वो रेफरेंस एक्सिस के साथ कितनी एंगल बना रहा है +30। तो एक कंपोनेंट इस ओरिजिन से यहाँ बना देते हैं। ये अपना V2 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 130 और ये कैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है कितना 30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं V3 क्या है 175 साइन 314t माइनस 45। रेफरेंस एक्सिस से नीचे ये बनाया अपन ने V3। इसका वो कितना है मैग्नीट्यूड 175, कितना एंगल बनाएगा 45। लास्ट देखते हैं V4 125 साइन 114t प्लस 90 है, 90 ये वाला एंगल होता है। तो ये अपना हो जाएगा V4, ये अपना हो जाएगा 125, इसका मैग्नीट्यूड, ये अपना हो जाएगा 90। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये बन गया अपना। अब देखो, अब अपन ने पहला काम कर लिया, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब सेकंड करते हैं। नाउ लेट अस फाइंड कंपोनेंट्स। अब कंपोनेंट्स निकालेंगे अपन। ठीक है, अब देखें अपन सबसे पहले V1 देखें। V1 तो खुद ही रेफरेंस एक्सिस पे, तो ये अपना कोई कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, इसका कोई कंपोनेंट नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे ये V4 ये भी अपने रेफरेंस एक्सिस पे, इसका भी कोई कंपोनेंट नहीं होगा। इनके एक ही कंपोनेंट है, वो ये खुद ही है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में 100 और वर्टिकल एक्सिस में इसका 125। ठीक है, तो लिख लेते हैं V1 V4 हैव वन कंपोनेंट, बट V2 और V3 रेफरेंस एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। बट V2, V3 मेकिंग एंगल्स with reference axis so they have two components.
ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, वही वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट बनेंगे। तो अपन रिजॉल्व करते हैं इसकी कंपोनेंट को। मैं अभी सिर्फ V2 बना रही हूँ। ठीक है, ये मेरी रेफरेंस एक्सिस है और ये मेरा V2 है। ठीक है, V2 का मैग्नीट्यूड कितना है 150 और ये रेफरेंस एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, ये थीटा एंगल है। ठीक है, ये थीटा एंगल एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा, एक वर्टिकल देगा। तो ये तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो मैग्नीट्यूड कितना है 150 और कॉस ऑफ थीटा कितना है अपना 30 डिग्री, तो ये हो गया कॉस 30। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, मैग्नीट्यूड इनटू साइन। तो मैग्नीट्यूड कितना है 150 और ये कितना हो जाएगा साइन 30। ये कितना हो जाएगा साइन 30। वैसे अपने V4 का V3 का बनाती हूँ। ये मेरी हो गई रेफरेंस एक्सिस, ये अपना हो गया V3 जिसका मैग्नीट्यूड है 173 और एंगल कितना है 45। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और रेफरेंस एक्सिस ही रहेगा। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, इसका वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका एंगल अपना क्लॉकवाइज है। हाँ जी, तो ये कितना होगा अपना, हॉरिजॉन्टल है तो मैग्नीट्यूड 175 कॉस ऑफ 45, वर्टिकल है तो मैग्नीट्यूड 175 साइन ऑफ 145, सॉरी 45, 145 नहीं 45। ठीक है, इस एरो को मैं ऊपर भी ले सकती हूँ, बस साइन क्या चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये ले लेते हैं अपन इसको ऊपर ताकि आसानी रहे। अब मैं क्या इन सबको एक साथ मर्ज करके बनाऊंगी रेफरेंस डायग्राम, इसलिए कह रही हूँ। ये ऊपर हो जाएगा -175 साइन ऑफ 45। ये दोनों रिजॉल्व हो गए। अब एक पूरा एक ही फेजर डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक साथ दिख जाएं, वर्टिकल एक साथ दिख जाएं, तो अपन उनको ऐड अप कर लें। तो बनाते हैं। ये अपना रेफरेंस एक्सिस था। सबसे पहले क्या था अपना 100, ये हो गया अपना 100। ठीक है, उसके बाद अपना आया 150 वाला आया, फिर यहाँ पे अपना कितना था 125 वाला और यहाँ पे अपना था 175 वाला। ये वाला एंगल कितना बना रहा था 30, ये एंगल अपना था 90 और ये एंगल था अपना 45। अब इनके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। ठीक है, 100 वाला बन गया, ये अपना 100 हो गया। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना बनेगा अपना 150 cos 45 cos 30 और इसका क्या आएगा 175 cos 45। ठीक है, 125 तो 125 एज इट इज रहेगा। फिर इसका कंपोनेंट क्या आएगा 150 का, यहाँ पे 150 साइन 30 और इसका कंपोनेंट नीचे था 175 साइन 45। ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा -175 साइन 45। ठीक है, अब अपने को यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट भी दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दिख रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन कौन से हैं 100, 150 cos 30 और 175 cos 45। और वर्टिकल कंपोनेंट कौन कौन से हैं 125, 150 साइन 30 -175 साइन 45। तो इनको लिख लेते हैं अपन। अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 100 प्लस 150 cos 30 प्लस 175 cos 45। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 100 प्लस 150 cos 30 होता है √3/2 प्लस 175 cos 45 होता है 1/√2। ठीक है,
ये अपना आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा अपना, कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये अपना आएगा 353.64। ठीक है, अब वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। क्या है 125 प्लस 150 साइन 30 प्लस नहीं माइनस 175 साइन 45। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 125 प्लस 150 साइन 30 होता है हाफ, माइनस 175 साइन 45 होता है 1/√2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 76.26। ठीक है, अपना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, अपना वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इनका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहेगा, निकालते हैं। इसका रिजल्टेंट रहेगा, वोल्टेज की है सारी तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया अपना, ये रहेगा अपना √ऑफ h² प्लस v², यही रहेगा अपना। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं इसको, √ हॉरिजॉन्टल कितना है 353.64 का होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 76.26 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो अपना वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 361.768 वोल्ट, ये अपना वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। ठीक है, इसके आगे भी यूनिट वोल्ट लगा दो, इसके आगे भी यूनिट वोल्ट लगा दो। ठीक है, अब देखते हैं फेज डिफरेंस कितना आएगा। तो थीटा कितना होता है अपना 10 इनवर्स V/H। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स V कितना है अपना 76.26 डिवाइडेड बाय ये कितना है 353.64। तो अपना थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आएगा अपना 12.13 डिग्री, 12.13। तो अपनी दोनों चीजें आ गई, अपना रिजल्टेंट भी आ गया और एंगल भी आ गया। ठीक है, अब मुझे किसी ने बोला कि आप इन चारों क्वांटिटी का मुझे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लिख के बताओ। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे अपन इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, लिखते हैं। इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आएगा वही V = VR साइन में ही है ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314 t प्लस माइनस थीटा, यही होगा, यही निकलेगा। तो VR की वैल्यू देखो कितनी है आपकी, VR की वैल्यू कितनी आई थी 361.768 साइन 314 t प्लस माइनस 12.13। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब किसी ने मुझे पूछ लिया VRMS बता दो, इसका VRMS बता दो, तो अपन क्या करेंगे, इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो VRMS आ जाएगा, है ना। किसी ने बोला VRMS निकाल दो तो अपन VRMS भी निकाल देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को तो अपना VRMS आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से एडिशन करते हैं अपन, इस तरह से अपन एडिशन करते हैं साइनोसोडल क्वांटिटीज का। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, जो यहाँ पे सेम थी। ठीक है, बस मैंने क्या करा, ये कॉस इनसे अलग दिख रहा था तो मैंने इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कन्वर्ट किया, फिर मैंने सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किया।
ठीक है, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करके फिर मैंने इसका फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करी। पहले V1 का बनाया, फिर V2 का बनाया, फिर V3 का बनाया, फिर V4 का बनाया। इस तरह से करोगे स्टेप बाय स्टेप तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही मैंने फेजर बनाया मुझे दिखा कि कुछ के तो कंपोनेंट हो रहे हैं, कुछ के नहीं हो रहे, तो मैंने वो भी लिख लिया कि इसका कंपोनेंट बनेगा, इसका नहीं बनेगा। फिर उनको छोटा छोटा अलग अलग बना लिया, फिर उसको एक बड़ा सा ये डायग्राम बना लिया ताकि मुझे क्लियर हो जाए कौन कौन से हॉरिजॉन्टल है, कौन कौन से वर्टिकल है, कोई कंपोनेंट मुझसे छूटे ना। क्योंकि कोई कंपोनेंट यदि यहाँ पे छूट गया अपन से तो अपनी ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, गलत आएंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज अपनी गलत आ जाएगी। फिर इनकी वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, अपनी गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने इनको एक साथ कर दिया ताकि सब कुछ एक साथ ही दिख जाए मुझे। छोटा छोटा बनाते तो कभी कभी एग्जाम प्रेशर या कुछ भी बोलो, ध्यान एकदम से कंसंट्रेशन नहीं पाया तो कुछ छूट सकता है अपना। इसलिए मैंने ये एक बड़ा सा डायग्राम बना लिया। इसमें मुझे सब कुछ क्लियर हो गया, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, अलग अलग लेके अंडर रूट लेके सॉल्व कर दिया, फिर थीटा निकाल लिया। ठीक है, फिर मुझे मैंने रिजल्टेंट वोल्टेज में निकाल लिया और उनका फेज डिफरेंस में निकाल लिया, कितना आएगा अपना रिजल्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया कि मुझे किसी ने बोला इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिख दो, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वेशन लिख दो। ठीक है, तो मैंने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन लिख दी। भाई V तो रहेगा, VR कौन सा आएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज, साइन तो रहेगा ही सही, ओमेगा टी अपना है 314 सबका यही है, प्लस माइनस थीटा, थीटा की जो वैल्यू वो यहाँ पुट कर दी। अब किसी ने बोला VRMS भी निकाल दो इंस्टेंटेनियस की जगह, तो ठीक है, इस इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अपने को फेजर क्वांटिटीज़ को ऐड करना है साइनोसॉइडल का। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ पावर इन AC सर्किट। ठीक है, सबसे पहले अब अपन देखते हैं पावर्स इन AC सर्किट। ठीक है, AC सर्किट अपन ने देख ली है, जिसके अंदर इनपुट क्या होगा, साइनोसॉइडल वेव रहेगी और आउटपुट में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, इंडक्टेंस लगा सकते हैं, कैपेसिटेंस लगाते हैं, उनके सीरीज़ कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जैसे भी। अब अपन ने उनके बिहेवियर तो पढ़ लिए थे, उनका सर्किट डायग्राम देख लिया, उनका फेजर देख लिया, उनकी इक्वेशंस देख ली। अब अपन देखते हैं कि यदि अपन अपने AC सर्किट के अंदर ये एलिमेंट्स लगाएंगे तो उनसे पावर क्या निकलेगी। ठीक है, कि पावर की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि अपन से पूछा जाता है कि पावर एब्जॉर्ब बताओ, ठीक है, पावर डिलीवर बताओ। तो इन सब के लिए अपने को पावर पता होनी चाहिए कि AC सर्किट के अंदर कितने तरह की पावर होती है। सबसे पहले तो AC सर्किट के अंदर 3 टाइप्स ऑफ पावर होती है। ठीक है, अपन ने तो अभी तक पावर यही पढ़ी है, एनर्जी के अंदर जितना भी चेंज होएगा डिवाइडेड बाय द टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम, ये अपन ने पावर पढ़ी है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि पावर AC सर्किट्स के अंदर क्या रहती है, क्या करती है, क्या वैल्यूज़ आती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं सबसे पहले AC सर्किट्स के अंदर कि अपन पावर की बात करते हैं। अब देखो पावर 3 टाइप्स की होती है, मैंने आपको बताया। पहली होती है एक्टिव पावर, ठीक है, दूसरी होती है रिएक्टिव पावर, तीसरी होती है एपेरेंट पावर। ठीक है, सबसे आसान पावर होती है एपेरेंट, क्योंकि वो होती है टोटल पावर। अब टोटल पावर है, इसका मतलब क्या होगा, वो बाकी की जो 2 पावर है उनका समीशन होगी। ठीक है, उनका सम होगा। लेकिन जो रिएक्टिव पावर होती है, ठीक है, जो रिएक्टिव पावर होती है और जो अपनी ये एक्टिव पावर होती है, इनको अपन डायरेक्टली नहीं जोड़ पाते, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर है, ठीक है, वो अपने सर्किट्स के दूसरे तरह के एलिमेंट्स में स्टोर होती है और जो अपनी एक्टिव पावर है वो अलग तरह से होती है। तो दोनों का अपन एक साथ समीशन नहीं कर पाते, तो अपन क्या करते हैं, एपरेंट पावर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड, क्योंकि अपन कहते हैं अपने को पावर इन अ वर्ड्स चाहिए, तो उसके लिए अपन को उनका क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एक्टिव पावर क्या होती है। एक्टिव पावर को अपन बहुत सारे नेम से जानते हैं, जैसे एक्टिव पावर को मैं एवरेज पावर भी बोलती हूँ। कोई मुझे बोले एवरेज निकालो पावर का, तो निकाल सकते हैं, सारी टोटल पावर का एवरेज कर देते डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो उससे अपनी क्या निकल जाती है, एवरेज पावर आ जाती है। ठीक है, उसके अलावा अपन एक्टिव पावर को ट्रू पावर भी बोलते हैं। बचपन से अपन एक्टिव पावर ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, जब से अपन ने फिजिक्स स्टार्ट करी थी बचपन में, ठीक है, जब से अपने को पता चला था साइंस में पावर भी कुछ होती, तब से अपन कौन सी पावर पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्टिव पावर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रियल पावर भी बोलते हैं, ट्रू पावर भी बोलते हैं। ठीक है, इस एक्टिव पावर को, और मैथमेटिकली एक्टिव पावर को अपन क्या बोलते हैं, एवरेज पावर। अपन एवरेज पावर ही कैलकुलेट करते हैं सबकी।
ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपन फिर रिएक्टिव पावर निकाल देते हैं और एपेरेंट पावर। तो सबसे आसान है, दोनों का टोटल करना है, समेशन करना है, ठीक है। अब देखो इस एक्टिव पावर को अपन डिनोट करते हैं P और W से, ठीक है, या तो कैपिटल P से डिनोट करेंगे, W से डिनोट करेंगे। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक्टिव पावर क्या होती है, इट इज़ अ पावर विच इज़ एक्चुअली डिसिपेटेड इन द सर्किट रेजिस्टेंस। यस, अब अपने को एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि यदि अपने को कभी भी रेजिस्टिव सर्किट देखा है तो अपन कौन सी पावर निकालेंगे, एक्टिव पावर, और उसकी यूनिट क्या रहेगी, यूनिट वॉट, या फिर वॉट को अपन W से भी डिनोट करते हैं, या फिर किलोवाट, ये इसकी यूनिट रहेगी। यूनिट्स ध्यान रखना, क्योंकि कितनी बार क्या होता है, क्वेश्चंस कोई अपन से पूछता है तो ऐसे बोलता है दिस इज द पावर और यूनिट दे दी वॉट, तो अपने को पता चल जाएगा ये एक्टिव पावर है। किसी ने दी VAR, VAR क्या होती है, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, ये यूनिट होती है रिएक्टिव पावर की, ठीक है। और किसी ने मुझे दे दी एपेरेंट पावर और उसके आगे पे यूनिट लगा दी ये वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर, तो अपने को पता होना चाहिए कौन सी पावर है। तीनों पावर की अलग अलग यूनिट्स है, उसी से अपन अंदाज़ा लगाते हैं कि सर्किट कैसा होगा, सर्किट के अंदर कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो क्या बोला कि ये जो पावर है ये एक्चुअली डिसिपेटेड होती है सर्किट के रेजिस्टेंस के अंदर। अब रेजिस्टेंस है वो किसी भी फॉर्म में डिसिपेट हो सकती है, इधर अ फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, हीट भी काइंड ऑफ एनर्जी इस फॉर्म में डिसिपेट हो सकती है, या फिर इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, किसी भी फॉर्म में अपने को दिख सकती है सर्किट के अंदर, ठीक है। अब अपन देखते हैं दूसरी, अपन देखते हैं रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर क्या होती है, ये अपने एलिमेंट्स के अंदर जाके स्टोर होती है। अब रेजिस्टेंस तो कुछ भी स्टोर नहीं करता, रेजिस्टेंस तो अपने आप से पास करने देता है, होता ही है, इट अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये तो अपने अंदर कुछ स्टोर नहीं होने देता। तो स्टोरिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं अपने पास, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। तो जो रिएक्टिव पावर है वो इन दोनों के अंदर जाके स्टोर होती है, ठीक है। रही बात इंडक्टेंस की, ये इंडक्टर की, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और इलेक्ट्रिक ये और कैपेसिटेंस करता है इन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस फॉर्म में ये लोग अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते हैं। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। यदि सर्किट में बोला हो रिएक्टिव पावर है तो अपने को पता चल जाएगा कि सर्किट के अंदर ये स्टोरिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसकी यूनिट होती है VAR और इसको अपन Q से डिनोट करते हैं। VAR होती है रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर। बहुत बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूनिट बताइए रिएक्टिव पावर की, तो अपने को पता होना चाहिए क्या होती है, रिएक्टिव वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अब आते हैं एपेरेंट पावर पे, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, S से। मैंने बताया आपको, अब आप खुद देखो, ये तो इंडक्टर कैपेसिटेंस के अंदर स्टोर हो रही है और ये रेजिस्टेंस कर रहा है, तो क्या अपन दोनों को डायरेक्ट एड ऑन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, एपेरेंट पावर का मैग्नीट्यूड लेते हैं, √P² प्लस Q²। कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी अपन न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी अपन तो सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अपन इंडिविजुअल एलिमेंट्स या सीरीज में एलिमेंट्स लगा के उनकी पावर को कैलकुलेट करेंगे कितनी आती है, ताकि कभी भी कुछ भी अपन से कोई भी पूछे अपन तुरंत कैलकुलेट करके बता दें, ठीक है। कोई इतना बड़ा अपन ध्यान रख के नहीं बैठेंगे, अपने को तो बस दो ही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सी पावर है, किस एलिमेंट के अंदर आ रही है, दूसरी इनकी यूनिट्स क्या है, इनको पहचानने का तरीका है ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है कि जो एपेरेंट पावर होती है इसको अपन टोटल पावर भी बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। येस, इंपॉर्टेंट थिंग, अपन कभी भी VM × IM नहीं करेंगे। अपने को मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट पता है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू पता है, तो पहले अपन उसको RMS में कन्वर्ट करेंगे √2 से करके, ठीक है। उसके बाद फिर अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई।